गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ताप और ऊष्मा। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर एंड हीट। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट टेम्परेचर एंड हीट। हमारे दैनिक जीवन में ताप और ऊष्मा का हम प्रयोग करते हैं और दोनों ही व्यवहारिक शब्द हैं। आपने जब गर्म चाय पीते हैं तो हमारे होठों को या हाथों को लगता है कि इसमें गर्म है, और जब हम गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे होठों को या हाथों को लगता है कि ये ठंडा है। तो ठंडे और गर्म का हम केवल अनुभव कर सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, परंतु उसका मापन नहीं कर सकते हैं। और इसका मापन ताप मापी द्वारा किया जाता है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ताप और ऊष्मा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक कप में चाय लीजिए। मान लो कि आपका एक कप है, इसमें आपकी चाय है। चाय भी कौन सी? गरम चाय। और एक दूसरा कप लेते हैं, जिसमें आपका शीतल पेय है। इन दोनों को मेज के ऊपर रखते हैं। इन दोनों को मेज के ऊपर रखते हैं और कमरे में रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि गरम चाय और शीतल पेय दोनों कमरे के तापमान पर आने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो इसका तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका शीतल पेय का तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे का तापमान है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे का ताप, ये आपका चाय का ताप है, ये आपके शीतल पेय का ताप है। तो हम देखो, कुछ देर बाद आप देखेंगे और तापमापी इसमें लगाएंगे तो इसका तापमान भी 28 डिग्री होगा और इसका तापमान भी 28 डिग्री होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि चाय के कप से ऊर्जा निकली, शीतल पेय से भी ऊर्जा निकली। यानी कि इस गर्म चाय के कप से ऊष्मा या ऊर्जा शीतल पेय के कप में ऊर्जा ऊष्मा की तरफ स्थानांतरित हुई है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि गर्म चाय के कप की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है और शीतल पेय में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि जो ऊर्जा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊर्जा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है और एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों में ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है या दोनों दरों की ऊर्जा समान होती है, उसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ताप। ये तो ताप की हमने व्यवहारिक बात जानी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर।
तो देखो, ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है ताप वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि ताप वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। यह हम स्पर्श द्वारा या मुंह से टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। तो ताप वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। इस प्रकार ताप निकाय का वह गुण है, इस प्रकार ताप निकाय का वह गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। ताप निकाय का वह गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की दर को निर्धारित करता है। अभी हमने उदाहरण में देखा था कि गर्म चाय से ऊष्मा निकल रही थी और ठंडी चाय की तरफ जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है। अतः ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। ऊष्मा सदैव उस ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। हमने ये भी देखा था कि जब वस्तु कमरे के तापमान में आती है तो उसे हम ताप पे साम्य कहते हैं। जो वस्तुएं तापीय साम्य में होती हैं, अर्थात जिनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है और जिनका ताप समान होता है, जिनका ताप समान होता है, एक ही बात है, होता है। ताप समान होता है तब भी वस्तु ताप के साम्य में होगी। जिनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है
तब भी वस्तुएं तापीय साम्य में होती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपने कक्षा 11 के टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा था कि जो ताप है 7 मूलभूत भौतिक राशियों में से एक है। जो ताप है वो 7 मूलभूत भौतिक राशियों में से एक है। तो ये भी लेता हूं, ताप 7 मूलभूत भौतिक राशियों में से एक है। अर्थात इसके समान कोई और दूसरी भौतिक राशि नहीं है, इसलिए कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसीलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप आगे देखिए, ताप की इकाई। अलग अलग पैमानों में ताप की अलग अलग इकाई होती है, परंतु जो ताप की यहाँ पर 7 भौतिक राशियों के हिसाब से है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ताप की इकाई, तो ताप की इकाई या मात्रक या यूनिट केल्विन होता है। केल्विन होता है, जिसे के से लिखते हैं। दूसरा, ताप की विमा। ताप की विमा, ताप की विमा को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ताप की विमा को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और जो थर्ड है, ताप का न्यूनतम मान 0 केल्विन होता है। ताप का न्यूनतम मान 0 केल्विन होता है। ताप का न्यूनतम मान सामान्यतः 0 केल्विन होता है, परंतु प्रयोगशाला के हिसाब से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान कुछ अलग होते हैं। प्रयोगशाला के दृष्टिकोण से प्रयोगशाला में न्यूनतम मान 10⁻8 केल्विन वह अधिकतम मान 10⁸ केल्विन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक छोटी सी रिमार्क पॉइंट है। जो प्रयोगशाला में न्यूनतम ताप 10⁻8 केल्विन और अधिकतम मान 10⁸ केल्विन है, तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु का ताप अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी वस्तु का ताप किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। किसी वस्तु का ताप किसी भी सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं, परंतु किसी वस्तु का ताप न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकते हैं। किसी वस्तु का ताप न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप रिमार्क में डाल लीजिए, रिमार्क या नोट, जो भी आप इसे लिखना चाहें। किसी वस्तु का ताप किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु न्यूनतम सीमा से कम ताप नहीं किया जा सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट है ऊष्मा। वैसे तो देखो ताप में ही ऊष्मा शब्द आ चुका है। ऊष्मा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हीट, किसी पदार्थ के अणु, देखो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो अंतराण्विक बल होते हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु जो अंतराण्विक बल आकर्षण के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सहसंजक बल और आसंजक बल। सहसंजक बल पदार्थ के अणु में केवल आकर्षण होता है, पदार्थ के वे अणु जिनमें एक ही पदार्थ में आकर्षण होता है, और आसंजक बल जब दो पदार्थों के मध्य आकर्षण होता है तो उसे आसंजक बल कहते हैं। इसी प्रकार जब पदार्थ के अणुओं में सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति होती है तो इन गतिशील अणुओं की गतिज ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं जो ऊर्जा ही ऊष्मा होती है, अर्थात ऊष्मा ही ऊर्जा होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा और ऊष्मा की कोई अलग से परिभाषा नहीं होती है। जो हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा या ऊष्मा में परिणत हो जाता है, अर्थात जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा और ऊष्मा होती है। तो किसी पदार्थ के अणु सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। इन गतिशील अणुओं की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय, इन गतिशील अणुओं की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। अर्थात ऊर्जा ही ऊष्मा होती है, अर्थात ऊर्जा ही ऊष्मा होती है। देखो हमने शुरू में दिन किया था कि गर्म चाय के कप से ऊष्मा का स्थानांतरण शीतल पेय के कप की ओर होता है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अर्थात तापांतर के वजह से भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का तापांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण ही ऊष्मा कहलाता है। ताप में अंतर होगा तभी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं।
यदि यदि ऊष्मा का यदि यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है, यदि यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है तो किया गया कार्य मान लो W है, किया गया कार्य ऊष्मा क्यों के समानुपाती होता है। अर्थात इससे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। तो डेट सिंप्लाइज W बराबर जे क्यू। तो डेट सिंप्लाइज W अपॉन Q बराबर जे। यानी कि मैं इस चीज़ को यूँ कर सकता हूँ, किया गया कार्य और ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है। किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा में, जब यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है तो किया गया कार्य और ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ऊष्मा नियतांक कहते हैं, जिसे ऊष्मीय नियतांक कहते हैं। और इसका मात्रक हो जाएगा जे का मात्रक वही होगा जो W अपॉन K का मात्रक होता। तो W किस में होता है, जूल में, और ऊष्मा किस में होती है, कैलोरी में। तो जो ऊष्मीय मात्रक है उसका मात्रक, ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाए, ऊष्मीय नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने ताप की इकाई और विमा देखी है, इसी प्रकार ऊष्मा की इकाई और विमा देखेंगे। तो ऊष्मा की इकाई देखो, ऊष्मा से क्यों लिखते हैं, इस इकाई क्या होती है, क्योंकि इकाई जूल, ये किस में है, MKS पद्धति में। और क्योंकि इकाई अर्ग होती है CGS पद्धति में। क्योंकि व्यवहारिक इकाई आपकी होती है कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी। आपने पिछली क्लास में देखा है कि जो 1 जूल है वो 10 की पावर 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है, रिलेशन बिटवीन बी जूल एंड अर्ग। क्योंकि व्यवहारिक इकाई कैलोरी होती है और 1 कैलोरी बराबर व्यवहारिक जीवन में हम कैलोरी वर्ड का यूज करते हैं 4.186 जूल, जिसे हम लगभग 4.2 जूल भी काउंट करते हैं जब भी हम कोई आंकिक प्रश्न करते हैं। 1 कैलोरी की परिभाषा तीसरा इसमें है, एक कैलोरी की परिभाषा, 1 कैलोरी की परिभाषा 1 ग्राम जल को
1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर होती है। 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी के तुल्य होती है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये ताप और ऊष्मा से संबंधित बात अपनी पूरी हो गई। ये मामला एक व्यवहारिक सा था जो हमारे डेली लाइफ में यूज आता है और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। नेक्स्ट है तापक्रम पैमाने। तापक्रम पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तापक्रम पैमाने निम्नलिखित होते हैं। तापक्रम पैमाने निम्नलिखित होते हैं। तापक्रम पैमाने निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, सेल्सियस। या इसका दूसरा नाम सेंटीग्रेड पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने 1742 ईस्वी में किया था। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 में किया था, जिसका इस पैमाने के अंतर्गत हिमबिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा बहाव बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पैमाने को 100 समान भागों में बांटा गया है। इस पैमाने को 100 डिग्री सेल्सियस इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया
जाता है, जिसके प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है। जिसका प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, हिम बिंदु और भाप बिंदु। हिम बिंदु और भाप बिंदु। तो हिम बिंदु की परिभाषा होती है वह बिंदु जिस पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित होता है। वह बिंदु जिस पर जल बर्फ में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिम बिंदु। और दूसरा है भाप बिंदु। वह बिंदु जिस पर जल भाप में परिवर्तित होता है। देखो जल बर्फ बनता है तो हिम बिंदु, जब जल वाष्प बनता है तो भाप बिंदु। जैसे किसी का नाम काला, तो वो रूप से काला थोड़ी है, हो सकता है वो रूप से काला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं साइंस में जिनके नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे हरियाणा, जहाँ की भूमि हरी भरी हो उसे हरियाणा कहते हैं। ऐसे ही हिम बिंदु, जब जल हिम में बदलता है तो हिम बिंदु, जब जल भाप में बदलता है तो भाप बिंदु। देखो प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक सूत्र का यूज करते हैं, और वो सूत्र है आपका भाप बिंदु माइनस हिम बिंदु अपॉन भागों की संख्या। ये हमारा चाहे कोई सा भी पैमाना हो, उन सभी पैमानों के लिए प्रत्येक भाग का मान कितना होगा? प्रत्येक भाग का मान निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान पर लेते हैं, तो यहाँ पर भाप बिंदु कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हिम बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भागों की संख्या कितनी है? 100। तो कितना जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही अपने लिखा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चों, यदि मैं इसी में सारे पैमाने पढ़ा दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।